जॉन डी रॉकफेलर वो तेल का बादशाह जिसे आमतौर पर तारीख का सबसे अमीर अमेरिकन कहा जाता है। उसका आज के दौर के हिसाब से टोटल नेटवर्थ लगभग 400 बिलियन डॉलर्स के आसपास था, और ये उस वक्त भी थी जब उसने अपनी दौलत का एक बड़ा हिस्सा डोनेट कर दिया। लेकिन फिर भी उसकी शुरुआत बहुत ही हम्बल थी। वो एक बड़े खानदान में पैदा हुआ जहां उसके वालिद ज्यादातर घर से गायब रहते थे और लोग उसे एक फ्रॉडी समझते थे जो लोगों को बेकार के टोटके या पोशंस बेचता था। इसलिए छोटी उम्र से ही जॉन को अपने घर वालों का बोझ उठाना पड़ा, जैसे कि हमसायों के टर्कीज का ख्याल रखना या आलू और मिठाई बेचना। ये काम छोटी तनख्वाह देते थे, लेकिन जॉन इनमें भी बहुत अच्छा था और बहुत मेहनत करता था। इसी डेडिकेशन के साथ उसने इतने पैसे बचा लिए कि वो दूसरों को छोटी छोटी लोन्स देने लगा। तो जब वो अभी छोटा लड़का ही था तब भी उसके अंदर एक कारोबारी सोच मौजूद थी। लेकिन जब वो 16 साल का हुआ तो उसने स्कूल छोड़ दिया और अपनी पहली असल नौकरी शुरू की, एक बुक कीपर के तौर पर, जिसमें उसे सिर्फ 50 सेंट्स रोजाना मिलते थे। मगर तकरीबन 2 साल काम करने के बाद भी उसके एम्प्लॉयर्स ने उसे कोई अच्छी सैलरी रेज नहीं दी, तो उसने फैसला किया कि अब वो अपना खुद का प्रोड्यूस बिजनेस शुरू करेगा, क्योंकि उसका गोल था $1 लाख कमाना, और उसे मालूम था कि अगर ये टारगेट हासिल करना है तो कुछ अपना बनाना पड़ेगा। खुशकिस्मती से उसकी पहली नौकरी ने उसे काफी कुछ सिखा दिया था। उसे तजुर्बाकार लोगों से ताल्लुकात और एक अच्छी रेपुटेशन मिल गई थी, जिसकी वजह से वो अपना खुद का काम शुरू करने के लिए $4000 जमा कर सका। उसने एक ऐसी बिजनेस शुरू की जो गोश्त, घास और अनाज बेचती थी, और ये काम बहुत अच्छा चला। सिर्फ पहले साल में ही उसका बिजनेस $5 लाख कमा गया। ऑफ कोर्स रॉकफेलर ने यह सारा पैसा अपने पास नहीं रखा, उसका काफी हिस्सा वापस बिजनेस में गया, जैसे कि खर्चे और लोन्स चुकाने में। लेकिन इसका मतलब ये था कि जब एक बड़ी अपॉर्चुनिटी सामने आई तो अब उसके पास वाकई में इन्वेस्ट करने के लिए पैसा था, और वो अपॉर्चुनिटी थी तेल की। 1959 में अमेरिका का पहला तेल का कुआं डिस्कवर हुआ, जिससे पेंसिल्वेनिया ऑयल रश का आगाज हुआ। लेकिन रॉकफेलर ने समझा कि जब सब लोग तेल निकालकर अमीर बनने की कोशिश कर रहे हैं, असल मुनाफा तो तेल रिफाइन करने में है। तो सिर्फ 24 साल की उम्र में उसने अपने पहले बिजनेस से कमाए गए पैसों से एक ऑयल रिफाइनरी बनाई। इस दौरान जॉन डी रॉकफेलर की मुलाकात हेनरी फ्लैगलर के नाम के एक शख्स से हुई, जो उसके बिजनेस में इन्वेस्ट करने में इंटरेस्टेड था। दोनों ने मिलकर स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी का आगाज किया, और फिर शुरू हुई वो स्ट्रेटेजी जिसने तेल की दुनिया को हिला कर रख दिया। इन दोनों ने आसपास के छोटी छोटी ऑयल रिफाइनरीज को खरीदना शुरू किया, जो उनकी कंपनी का कंपटीशन में थी। अगर कोई रिफाइनरी अपना तेल बेचने से इनकार करती तो रॉकफेलर एक और चाल चलता। वो अपना तेल नुकसान में बेचना शुरू करता, ताकि लोग उन छोटी कंपनीज से तेल लेना बंद कर दें और उसकी तरफ आ जाएं। इस तरह वो छोटी कंपनीज मुनाफा कमाने के लायक नहीं रहती थी और धीरे धीरे बंद होती चली जाती थी। इस तरह के तरीकों ने स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी को पूरे मुल्क में अपना बिजनेस बढ़ाने का मौका दिया। उन्होंने लगातार अपने हरीफ को खरीदना शुरू किया, कंपटीटर से लो प्राइस में बेचना शुरू किया, और जहां भी मुमकिन हो सके खर्चे कम किए। जितनी कंपनी बढ़ती गई उतनी ही उसके पास ज्यादा नेगोशिएशन पावर आ गई, जिससे वो अच्छे रेट्स, बेहतर प्राइसेस और हर चीज पर डिस्काउंट्स लेने लगे। रॉकफेलर कुछ शेडी सीक्रेट डील्स यानी छुपी डील्स के लिए भी मशहूर था। इन सब फैक्टर्स का नतीजा ये निकला कि 1870s तक रॉकफेलर की ऑयल कंपनी दुनिया की 90% ऑयल रिफाइनिंग इंडस्ट्री का कंट्रोल रखती थी। उसने जिनकी रिफाइनरीज खरीदी थी उन्हीं ओनर्स को एक बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज में हायर कर लिया, जिसका मतलब ये था कि सबसे स्मार्ट और ऑयल एक्सपर्ट्स अब एक ही सुपर कंपनी में काम कर रहे थे। रॉकफेलर इस हेड पर था। उसके पास 20,000 तेल के कुएं थे, 1 लाख से ज्यादा एम्प्लॉयज थे, और जब उसका बिजनेस अपने पीक पर था तो कुछ लोग कहते हैं कि अगर आज के जमाने में उसकी वैल्यू लगाई जाए तो वो लगभग $1 ट्रिलियन के बराबर होती। इस तरह का एम्पायर उस वक्त कुछ ज्यादा नहीं देखा गया था। लेकिन रॉकफेलर का काम अभी खत्म नहीं हुआ था। उस वक्त की 2 सबसे बड़ी इंडस्ट्रीज थी, एक ऑयल और दूसरा रेल रोड्स। तो रॉकफेलर ने फैसला किया कि जैसे उसने ऑयल में अपनी इजारादारी बनाई, वैसे ही रेल रोड्स में भी कंट्रोल हासिल करे।
लेकिन जैसे ही उसने इस इंडस्ट्री में भी अपनी इजारादारी बनानी शुरू की, लोग उसके खिलाफ होने लगे। पब्लिक उसको कॉर्पोरेट ग्रीड और जुल्म की मिसाल कहने लगी। रॉकफेलर की बढ़ती हुई एम्पायर के रिस्पॉन्स में गवर्नमेंट ने नए कानून पास किए जिनका मकसद ऐसे मोनोपोलीज को रोकना था। द शर्मन एंटी ट्रस्ट एक्ट, जो कि स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी को छोटी छोटी कंपनीज में तोड़ने का सबब बना। लेकिन वक्त के साथ इनमें से काफी कंपनीज फिर से मर्ज हो गईं, जैसे बीपी और शेफरॉन। और क्योंकि रॉकफेलर ने इन सब कंपनीज में अपने शेयर्स हमेशा रखे, वो सिर्फ दुनिया का सबसे अमीर शख्स नहीं था, बल्कि शायद मॉडर्न हिस्ट्री का सबसे सक्सेसफुल सेल्फ मेड आदमी भी था। अब सवाल ये उठता है जॉन डी रॉकफेलर के बारे में असल में हमें सोचना क्या चाहिए। एक तरफ उसने तेल को आम आदमी के लिए अफोर्डेबल बनाया और उसे हर घर तक पहुंचाया। वो कुछ नहीं था, लेकिन उसने एक ऐसा बिजनेस एम्पायर खड़ा किया जो शायद दोबारा कभी न बन सके। उसने तकरीबन 540 मिलियन डॉलर्स चैरिटी में दिए, जो आज के हिसाब से बिलियन डॉलर्स बनते हैं, जो उसे तारीख के सबसे बड़े फिलियंथ्रोपिस्ट में शामिल करता है। लेकिन दूसरी तरफ रॉकफेलर को अक्सर एक लालची और बेरहम बिजनेसमैन कहा गया, जिसने अपनी मोनोपोली बनाने के लिए लोगों को धमकाया, उनका फायदा उठाया और हर कंपटीशन को कुचल दिया। उनके बायोग्राफर रॉन चेर्नो कहते हैं, उसका अच्छा पहलू जितना अच्छा था, उसका बुरा पहलू उतना ही बुरा। तारीख में ऐसे कॉन्ट्राडिक्टरी लोग बहुत कम आए हैं, मगर जो बात बिल्कुल क्लियर है वो ये है कि जॉन डी रॉकफेलर हमेशा अपनी बेपनाह दौलत और तारीखी असर की वजह से याद रखा जाएगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।